नमस्कार दोस्तों। मैं आप सबका मित्र रविशंकर चरपे काफ़ी दिनों बाद और काफ़ी अच्छे समाधान के साथ में मैं आपके लिए एक कहना चाहिए ये वीडियो लेके आया हूँ। जिसकी समझ होगी वो समझ जाएगा, जिसकी समझ नहीं होगी वो समझेगा नहीं, और जो समझ जाएगा वो जिएगा, और जिएगा तो उसका प्रमाण दिखेगा। ठीक है ना। हम भी छोटा मोटा कोई प्रयास कर रहे हैं जिसको मैं आगे आपको चर्चा में लेके चलता हूँ। तो चलिए जानते हैं। एक नई वेबसाइट बनी है, एक नई पुस्तक आई है मार्केट की प्रॉब्लम को लेकर के, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है राइट नाउ, है ना, लॉकडाउन को लेकर के, कोरोना को लेकर के, रोजगार को लेकर के, शोषण हो रहा है लोगों का, है ना, शासन जो है शैतान बन चुका है। ठीक है, जीवन में समस्या पे समस्या ही है। तो इस सब चीज़ों पे जो भी चल रहा है ना, इन सब का और एक बेहतर समाधान क्या है ज़िंदगी का, जीना क्यों है, जीना कैसे है, हमें अगर ये पता नहीं है, इस एवज में हमने अपनी अगर समझ पूरी नहीं की है, तो ज़िंदगी में वही होना है। हम समस्याओं में ही रहेंगे, समस्या को थोड़ा बहुत हल खोज लेंगे, लगेगा कि समाधान हो गया है, सुखी हो गए, पर हो नहीं पाएगा। क्योंकि आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि शासक हुआ शैतान पुस्तक, है ना, आपको अवश्य क्यों पढ़नी चाहिए, सुनना चाहिए, वीडियो देखना चाहिए, और समझ के लोगों तक शेयर क्यों करना चाहिए अगर कुछ समझ में अच्छा आ जाए तो। इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है ना। तो आपको मैं आखिरी में इस वीडियो को ज़रूर आप सुनिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको समाधान देने वाला हूँ। लोग दुनिया क्या है, समस्या पे बहुत बातें की जा रही है, समस्या पे समस्या, समस्या पे समस्या, है ना, और लोग उसी से मर सकते हैं, क्योंकि समस्या ही मरना है। ठीक है, समाधान ही जीना है, एक तरीके से अगर समझा जाए, मैंने जैसा समझा वैसा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि लास्ट में आपको ज़रूर समझना है, क्योंकि कुछ मैं समाधान पे बात कर रहा हूँ और मेरे लिए मेन समाधान है, ना कि समस्या है ना। तो हम बात करते हैं कि क्यों पढ़े, सुने, देखे, समझे, यह जानने के लिए कि आपके साथ वर्तमान परिस्थिति में क्या चल रहा है, पहला तो। दूसरा, मास्क आखिरी हमारे जीवन में क्यों जबरन डाला जा रहा है, लॉकडाउन जबरन हमारे ऊपर क्यों थोप दिया जा रहा है, सोशल डिस्टेंस से हमारे ऊपर क्या प्रभाव डलेंगे, RT-PCR टेस्ट का क्या षड्यंत्र है, यह किसके द्वारा इन्वेस्ट की गई और क्यों ये बेवकूफ़ बनाने की मशीन है, सामाजिक वैज्ञानिकों, सामाजिक डॉक्टरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं की इस पर क्या राय है, एजेंडा 21 क्या है, और आगे चलकर हमारी संपत्ति को कैसे हमसे छीन लेगी। आपको राजनीतिक दल चाहे वो कोई भी हो, कैसे बर्बादी की ओर धकेल रही है, ये समझने हैं। तो विश्व सत्ता क्या है और आपको कैसे उसके अंदर लाया जाएगा, आपको किसके हवाले सौंपा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इतना ही नहीं, आगे मैं आपके और भी ऐसे कुछ प्रश्न हैं, है ना, पर उसके लिए और भी हम बात करते हैं। क्या कोरोना वैक्सीन से होगी मौतें, लोगों को मारकर कौन काम कराना चाहता है, जनसंख्या, RT-PCR कोरोना टेस्ट में फ्रॉड मशीन क्यों उपयोग की जाती हैं, EVM हेराफेरी व मीडिया कंट्रोल द्वारा कैसे सरकार बनती है, गांव उजाड़ कर लोगों को स्मार्ट सिटियों में क्यों रखना चाहते हैं, बिल गेट्स मनुष्यों में RFID माइक्रोचिप्स क्यों लगाना चाहता है, सन 2014 से 2020 तक 78,000 किसानों ने आत्महत्या क्यों की, मुकेश अंबानी ने 90 करोड़ रुपए प्रति घंटा कोरोना काल में कैसे कमाए, वे लोग कौन हैं जो पूरी दुनिया की धन संपदा पर कब्जा करने के लिए वैश्विक नाटक खेल रहे हैं। जैसे कि दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको आप आगे पढ़ोगे ना, तो हम चलो पुस्तक ही पढ़ना चालू करते हैं, समाधान पे आगे बात करेंगे, क्योंकि समस्या की बातें हो रही है, समस्या पे तो मेरा कोई वो है नहीं। समस्या आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप सुनिए, क्योंकि समस्या दिख रही है, जी रहा है इंसान, तो समझ में आ ही जाती है। तो मैं समस्या पे कम बात करके समाधान पे ज़्यादा बात करूँगा। जब इस तरीके का स्ट्रक्चर आ रहा है ना, तो इसमें क्या है कि सब ये पुस्तक की जो भी है ना, आप इसमें अभी 4 लैंग्वेज में भी आ गई है, और अभी जल्द से जल्द जो है ये भी ज़्यादा लैंग्वेज में आने वाली है। तो आप किसी भी एक लैंग्वेज में क्लिक कर लीजिए। आप, मैं हिंदी में बताने वाला हूँ इसको आपको, ठीक है। तो हिंदी लैंग्वेज पे मैंने क्लिक कर लिया हूँ। इस पुस्तक में जैसे आप स्क्रॉल करते जाएंगे या ऐसा आप करते जाएंगे तो पेज खुलते जाएंगे, ठीक है ना। तो शासक हुआ शैतान पुस्तक अभी खुल रही है, ठीक है।
थोड़ा सा इसमें मेरा जो इंटरनेट है ये टाइम ले रहा है, माफ़ी चाहूँगा। अब इस टाइप की पुस्तक खुलती है तो आपको, है ना, तो इसको हम टच करके भी ऐसे कर सकते हैं ऐसे। सबसे पहले चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कितने पेज की पुस्तकें हैं, है ना। तो हम इस पर बात करते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए ये टोटल कितने पेज की पुस्तक है मैं आपको बताने वाला हूँ। 44 पेज की जो है पुस्तक है, ठीक है। तो चलिए हम जो है एक एक पेज पलटा के पढ़ना चालू करना चाहते हैं ना। तो चलिए हम पेज पढ़ते हैं। पहले मैं आपको यही से ले चलता हूँ। शासक हुआ शैतान, एजेंडा 21 क्या है, वैश्विक षड्यंत्र क्या है, विकास का आतंक, कंपनियों द्वारा लूट, है ना, कोरोना का असली राज, वैक्सीन से मौत, किसान आंदोलन क्यों, ठीक है ना। तो ये एक खोजकर्ता है जिन्होंने पुस्तक लिखी है, राजेश शर्मा जी ने, ठीक है ना। तो हम इस पर आप चलो पढ़ना चालू करते हैं। जानलेवा कोरोना वैक्सीन, किलर वैक्सीन, यह कोरोना वैक्सीन एक बकवास है। यह एक किलर वैक्सीन है जो स्त्रियों में बांझपन, गंभीर एलर्जिक रिएक्शन को बढ़ावा देगा। आप नागरिकों पर आकारण जबरदस्ती थोपना चाहते हैं। आपने उन्हें पहले ही डरा दिया है, नागरिकों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। आप देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हो, लोगों को पीड़ा, दहशत, बर्बादी और मृत्यु की खाई में झोंक रहे हो। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन और लॉकडाउन को आप उचित नहीं ठहरा सकते। डॉक्टर हेनरिक फिशनर, पार्लियामेंट सदस्य, जर्मन सरकार। करोड़ों मरेंगे, यह कोई वैक्सीन नहीं। यह मानव शरीर की प्रकृति को बदलने के लिए लोगों की कोशिकाओं में सिंथेटिक डीएनए सामग्री डाली जा रही है, जिसे कोरोना वैक्सीन से जोड़ा जा रहा है। वैश्विक परिवर्तन के लिए मानव को तैयार किया जा रहा है। यह मस्तिष्क, हृदय, किडनी, यकृत आदि को नुकसान पहुंचाएगा। इसको डेविड आइके, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है, ठीक है। वैक्सीन से मौत, सरकार एक ऐसा कोरोना वैक्सीन लेकर आपके पीछे पड़ी है जो आपको लकवा, बांझ, बंदमुद्दी बना सकती है, और यदि किस्मत खराब रही तो मौत भी हो सकती है। ये डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी है, जिनका यहाँ पे बहुत नाम चलता है इंडिया में, ठीक है ना। तो ठीक है, टीकाकरण है अपराध। किसी को बैक्टीरिया की वैक्सीन देना यह बहुत बड़ा अपराध है। हमारा शरीर बैक्टीरिया से लड़ने के प्रति बैक्टीरिया का निर्माण स्वतः करता है। वैक्सीन देना माने लोगों को मूर्ख बनाना, जनसंख्या कम करने का उद्देश्य पूरा करना, जो बिल गेट्स की बहुत बड़ी चाल है। इसको डॉक्टर शिवा यदुरई, जो कि इंडिया के हैं, ये ईमेल के आविष्कारक भी है, अमेरिकन सीनेट सदस्य भी है। ये इंडिया से है दोस्तों, और इन्होंने काफ़ी अच्छी मुहिम चलाई हुई है। तो इन्होंने ये सब चीज़ कहा है। वैक्सीन की शैतानियत, गलती से भी है ना मानिएगा कि कोरोना वैक्सीन आपको कोरोना बीमारी से बचाएगी, बल्कि जो कभी देखी सुनी नहीं गई ऐसी बीमारी आपको वह आपकी पीढ़ी को देगी। जनसंख्या कम करना WHO का शौक हो चुका है, तथा इसमें $10 बिलियन का उद्योग छुपा है। वैक्सीन से बीमारी, असल में वैक्सीन के कारण जीवन भर रहने वाली असंख्य बीमारियां, ऑटिज्म, मानसिक बीमारी, मधुमेह, टाइप 1, एड्स, ADHD, विभिन्न प्रकार के कैंसर, स्वप्रतिरक्षित रोग, ऑटो ऑटोइम्यून डिसीज आदि, जो कि इस टीकाकरण के युग के पहले अनसुनी थी, और अब भी जिन्होंने यह टीके नहीं लगवाए उनमें ये बीमारियां नहीं होती है। USA ने लगभग $4 बिलियन वैक्सीन से हुए नुकसान वाले लोगों को दिया है। इनकी हैवानियत निम्न उदाहरणों से स्पष्ट हो जाती है। WHO ने केनियन नागरिकों को टेटनेस से बचाने के लिए टीकाकरण के लिए वहां की सरकार को राजी किया। बाद में पाया गया कि उस वैक्सीन में बांझपन के घटक शामिल थे। इसी प्रकार की घटनाएं कंबोडिया व निकारागुआ देश में भी पाई गई। लाखों इसके शिकार हुए। WHO व गेट्स फाउंडेशन ने 2009 में ICMR के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश व गुजरात के लगभग 30,000 आदिवासी बच्चियों को MPV के वैक्सीन दिए गए, उन्हें यह विश्वास दिलाते हुए कि यह उनके पोषण व भलाई के लिए है।
परिणाम था उन लड़कियों को बांझपन, पीड़ा व मृत्यु का सामना करना पड़ा। जब स्थानीय लोगों द्वारा इसका जबरदस्त विरोध किया गया तब इस टीकाकरण की मुहिम को बंद किया। तीसरा है पोलियो वैक्सीन के शुरुआती दौर में लोगों को वैक्सीन दिया गया जो HB40 से दूषित था, HB40 से दूषित था, जिससे 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मस्तिष्क, खून व आंतों का कैंसर हो गया। उनकी अगली पीढ़ी में भी यही बीमारी पाई गई। कोरोना की हकीकत। डॉक्टर शिवा, अमेरिकन सीनेट सदस्य, व डेविड आइके, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट, इन्होंने आगे लिखा है, गोलमेज समुदाय अर्थात बिल्डर्स ग्रुप के लोग हैं जिन्होंने लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त किया है, अब कानूनन पूरी धन संपदा को छीनना चाहते हैं। कोरोना का षड्यंत्र उसके लिए ब्रह्मास्त्र है, जबरदस्ती मौत। कोरोना वायरस चाइना का है, यह बिल्कुल सरासर झूठ है। इसके बारे में स्वतंत्र जानकार डॉक्टरों से कहीं भी बहस डिबेट नहीं होती। इसका निदान भी बहुत बड़ी साजिश है। अस्पतालों को ऊपर से पैसे मिलते हैं, वेंटिलेटर पर रखना माने व्यक्ति को जबरदस्ती मौत की सजा देना है। हर मौत कोरोना। विश्व में जितने लोगों की कोरोना नाम से मौतें हुई है वे झूठ है, वे दूसरी बीमारी से मरे हैं या तो उन्हें मार दिया गया है। ICMR ने आदेश दिया था कि हर मौत को कोरोना मौत लिखा जाए, भले किसी भी बीमारी या दुर्घटना से मरे। मूर्ख बनाना मर्डर। जो RT-PCR टेस्ट कोरोना टेस्टिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है, यह वास्तव में इसके लिए है ही नहीं एवं FDA USA द्वारा प्रमाणित भी नहीं है। इसे 1984 में केरी मुलिस ने रिसर्च करने के लिए बनाया था। यह 1 लाख टेस्ट, इस 1 लाख टेस्ट पर 10,000 को संक्रमित बताता ही है। लोगों को वैक्सीन लगे, उसके लिए गोलमेज ग्रुप ने बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया है। कई वर्ष पहले ही इसका प्लान बना लिया गया था। सन 2017 में अंतिम अभ्यास करके पारित किया गया। सन 2011 में बाकायदा इस पर कांटेजियन नामक फिल्म भी बनाई गई थी। सर्दी जुकाम करने वाले वायरस का नाम कोरोना वायरस रखा है। इसका इलाज भी वही है जो सर्दी जुकाम का है। कोरोना गाइडलाइन का राज। मास्क लगवाकर लोगों को जबरदस्ती बीमार बनाया जा रहा है। मास्क से शरीर में ऑक्सीजन की कमी तथा CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे फेफड़ों में संक्रमण व कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तथा रोग प्रतिरोधकारक शक्ति घट जाती है। खून का अम्लीय क्षारीय मापदंड pH वैल्यू घट जाता है, जो किडनी लीवर को खराब करता है। सैनिटाइजर से हमारे अच्छे जीवाणु भी मर जाते हैं, जिससे बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। ज़्यादा सैनिटाइजर लगाने से अल्कोहल हमारे खून में चला जाता है, जो तमाम बीमारियां पैदा करता है। सोशल डिस्टेंसिंग, इसके माध्यम से एक दूसरे को भयभीत किया जा रहा है। प्राणी जब डर जाता है तो उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति 50 से 90% घट जाती है। भय ही मृत्यु है और निर्भयता जीवन है। लॉकडाउन, लोगों को डराकर घरों में कैद करना, उनकी आमदनी पर कुठाराघात करना, जिससे लोग परेशान हो व कोई भी प्रतिकार करने में असमर्थ हो जाए। यह भी एजेंडा 21 का एक हिस्सा है। देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त करना इसकी प्रमुखता है। नोट: वैक्सीन का षड्यंत्र छुपा रहे तथा लोग इस विषय में जागरूक ना हो जाए, इसलिए देश को तमाम मुद्दों पर भड़काया जा रहा है। एक साल में मरने वालों की संख्या सन 2017-18। मृत्यु का कारण विश्व। भारत प्रदूषण 83 लाख, विश्व में 83 लाख, भारत में 12 लाख। तंबाकू 71 लाख, भारत में 15 लाख। कैंसर 96 लाख, भारत में 8 लाख। आत्महत्या विश्व में 8 लाख, भारत में 1.3। एजेंडा 21 फांसीवाद सिद्धांत। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट
रोजा कोरी व डेविड आइके दुनिया में अकूत धन संपदा वाले विशिष्ट लोगों का एक समूह है जिसे गोलमेज समुदाय, बिल्डर ग्रुप आदि नामों से जाना जाता है, जिन्होंने पूरी दुनिया को विश्व बैंक, WHO, IMF, मीडिया, फेडरल बैंकिंग, युद्ध, उपभोक्तावाद, पोर्न, बाजारवाद, क्रिकेट, मनोरंजन आदि के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अपने कब्जे में किया हुआ है। ब्राज़ील में 1992 के शिखर सम्मेलन में 178 देशों की सहमति पर लक्ष्य निश्चित किया गया, जिसे एजेंडा 21 सतत विकास कहा जाता है। इसमें उन्होंने अपने पद इरादे को दुनिया को अच्छा बनाने की मीठी चाशनी में पकाकर 17 सतत विकास लक्ष्य दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उद्देश्य विश्व की सभी धन संपदा, जल, जमीन, जंगल, जानवर व मनुष्य आदि पर कब्जा आधिपत्य करना है। वैश्विक जनसंख्या कम करके बचे हुए लोगों को तथा गांवों को खाली कराकर 93 स्मार्ट सिटियों में 5G की निगरानी में रखना है। बहुत बड़ी साजिश। एजेंडा 21 एक साजिश है, न कि लोगों को सुख, समृद्धि व विकास की नीति है। निश्चित रूप से गोलमेज सम्मेलन किए जाते हैं जिसमें लोगों की समान भागीदारी दिखाई जाती है, लेकिन सत्यता तो यह है कि यह एक फासीवादी सिद्धांत है जो पूरी दुनिया को अंधेरे में रखकर गोपनीय कार्य कर रहा है। एजेंडा 21 एजेंडा 20 से 30 मतलब एजेंडा 2020 से 2030 को पूरा करने में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री शेर की तरह सक्रिय है। एजेंडा 21 का कानून ऐसा है कि आप अपनी ज़मीन, मकान आदि स्वतः छोड़ देंगे और इसके बनाए हुए स्मार्ट सिटियों में जाने के लिए बाध्य होंगे, बिना किसी बंदूकधारी के। वहाँ पर सिर्फ आपकी निगरानी हमेशा उनकी आप पर निगरानी रहेगी। गांव उजाड़े जाएंगे। 75% अमेरिकन आबादी को उनके शहरों में स्थानांतरित कर दिया गया है। बचे हुए 25% गांव की आबादी को शहरों में स्थानांतरित करने का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। ऐसा उन्हें भारत सहित हर देश में करना है। ज़्यादातर लोग इस सत्यता से अनजान हैं। हमें क्या करना है? इस षड्यंत्र को एक दूसरे को बताना होगा। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम अवश्य जीतेंगे। अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। पूरी दुनिया के लोग इनका विरोध कर रहे हैं। अब आपको भी जागना होगा। मीडिया इनका बहुत बड़ा हथियार है। आपको यह सारी जानकारी स्वतः जुटानी होगी। कोई प्रेस या मीडिया तो अपनी आकाओं की बात ही दोहराएगा। एजेंडा 21 का इतिहास। सन 1880 के आसपास सेसिल रोड्स यूके अपनी आमदनी का अधिकांश भाग इस उद्देश्य के लिए खर्च करता था कि वैश्विक सरकार हो जिसकी अपनी मुद्रा, सेना तथा पूरे धरती पर कब्जा हो, जहां अपनी नीतियों का निर्धारण हो। इसी उद्देश्य के साथ रोथचाइल्ड, कार्नेगी, रॉकफेलर, फोर्ड फाउंडेशन आदि जुड़ गए। वर्तमान में बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, क्लिंटन फाउंडेशन आदि इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इन लोगों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एजेंडा 21 का नारा दिया। पिछले 2 विश्व युद्ध इसी समूह द्वारा कराए गए। वैश्विक स्तर पर विश्व बैंक, WHO, UNPF, UNEP आदि संगठन बनाए हैं। ये संगठन ऊपर से देखने में हितकारी है, लेकिन इनके माध्यम से लोगों के जिंदगी के हर क्षेत्र को नियंत्रित किया जाता है, जिससे पूरी दुनिया पर सत्ता जमाई जा सके। वैश्वीकरण, उदारीकरण, शोषण व गुलामी। पूंजीवाद आज दुनिया का भला कम, नुकसान ज़्यादा कर रहा है। उदारीकरण, वैश्वीकरणवाद हमें शोषण व गुलामी की ओर ले जाते हैं। सामाजिक, न्यायिक, शिक्षा, कृषि आदि सभी जगहों पर यह घातक सिद्ध हुआ है। आज छोटे उद्योगों को बड़े उद्योग खा रहे हैं। भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी आदि का मूल कारण उदारीकरण, विदेशी पूंजी
और विदेशी संस्कृति का हमला, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा लूट आज अपनी चरम सीमा पर है। सरकारी खजानों की लूट चौकीदार नेताओं के सामने खुलेआम होती है। मार्च 2017 तक 5 सालों में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में कुल 61,260 करोड़ रुपयों का कर्ज दिया गया। जालसाजी के 8,670 मामले पकड़े गए। 9,339 कर्जदारों ने जानबूझकर 1,11,738 करोड़ रुपए का कर्ज नहीं चुकाया, जबकि इन कारपोरेटों को उद्योग खड़ा करने के लिए लोन दिया गया था। पिछले 6 सालों में जनता का 7.50 लाख करोड़ रुपए कारपोरेट कंपनियों को दिए गए, जिसका लेन देन का लिखित रिकॉर्ड बैंकों से गायब कर दिया गया। मार्च 2020 तक 61,949 करोड़ रुपए 10 सबसे शीर्ष कारपोरेट कंपनियों को दिए गए। इस लूट में मेहुल चोकसी नाम का भी शामिल है। भारत में 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का एनपीए, रेल, हवाई अड्डा आदि निजीकरण करने वाली कंपनियों के पास है। सरकार समाप्त, सरकारी व्यवस्थाएं नष्ट करके बिना जनता द्वारा चुने हुए बोर्ड और कमीशन का निर्माण चालू करना एजेंडा 21 गुप्त हिस्सा है। भारत में 277 पब्लिक सेक्टर पीएसयू है, जिसमें लगभग 25 पीएसयू को छोड़कर सभी को निजी क्षेत्र में देने की सरकार की मंशा है। अभी तक 2 दर्जन से ऊपर का निजीकरण हो चुका है। 5G है बड़ी गुलामी। 5G आपकी हर चीज़ की निगरानी व जासूसी करेगा। यह सारी सूचनाओं को केंद्रीय स्रोत तक पहुंचाएगा। प्रत्येक का डेटा जुटाना, उनकी निगरानी रखना, यह पूंजीवाद का सिद्धांत है। स्मार्ट सिटी, सेटलमेंट जोन, स्मार्ट विकास, यह सब एजेंडा 21 का हिस्सा है। मोबाइल, इंटरनेट आदि के द्वारा लोगों को एक फांसीवादी व्यवस्था से ऑनलाइन जोड़ा जा रहा है। वैक्सीन के साथ 5G का बहुत बड़ा संबंध है। बिन मारे मौत। 5G के टावरों से मनुष्य सहित हर प्राणी का स्वास्थ्य खराब होता है। रोग प्रतिकारक शक्ति व प्रजनन क्षमता का नष्ट होना, मस्तिष्क रोग, कैंसर आदि रोग होते हैं। यह शोथ, इन्फ्लेमेशन और हाइपोक्सिया रोग भी पैदा करता है। विदेशों में इसका विरोध तेजी से हो रहा है। जगह जगह टावरों में आग लगाई जा रही है। 5G फांसी की जंजीर। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ज़िबिग्niew ब्रेजिंस्की ने अपनी किताब बिटवीन टू एजेस में कहा है कि आगे तकनीकी युग, टेक्नेट्रॉनिक ईरा में लोगों को नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके निगरानी व नियंत्रण में रखा जाएगा। RFID नामक माइक्रोचिप मनुष्यों में लगाई जाएगी। इससे आपकी संपत्ति, जमीन जायदाद, मकान, बैंक अकाउंट आदि सब जुड़े रहेंगे। यह चिप सरकार आदि के सर्वर से जुड़ी रहेगी। लूट, बलात्कार आदि की सुरक्षा का बहाना देकर सबको अनिवार्य किया जाएगा। नगद पैसे बाजार से हटा लिए जाएंगे। सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। भारत में कुछ जगहों पर कोरोना घोषित करके ट्रैकिंग के लिए जियो फेंसिंग लगाई गई थी। फेंसिंग तोड़ने वालों को दंडित भी किया गया था। कोरोना वैक्सीन आईडी आधार कार्ड की तरह हर जगह अनिवार्य किया जाएगा। इसका अगला चरण माइक्रोचिप निश्चित है। किसान आंदोलन क्यों? वर्ष और आत्महत्या। 2014 से 2020 में 78,000 आत्महत्या हुई। 2004 से 2014 में 1,58,774 आत्महत्या हुई और 1999 से 2004 में 1,02,50 मौतें हुई। ये NCRB रिपोर्ट है। 21वीं सदी में 2,88,838 किसानों ने आत्महत्या की। भारत में औसतन हर दिन 40 किसान खुदकुशी करते हैं। मालिक नहीं, मजदूर बनाओ। विश्व में 57 करोड़ लोगों के पास ज़मीन है। 47 करोड़ लोगों के पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। भारत में 14.50 करोड़ किसान हैं, जिसमें 12
जिसमें 12 करोड़ लोगों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। भारत में किसान मजदूरों की संख्या 25 करोड़ है। यूएनए की रिपोर्ट के अनुसार किसानों की संख्या कम हुई है और मजदूरों की संख्या बढ़ी है। IMF कहता है कि विश्व में 57 करोड़ लोग मालिक बनकर खेती कर रहे हैं, जबकि 10% लोगों से ही खेती हो सकती है। भारत में 14.50 करोड़ किसान मालिक बनकर खेती करते हैं, जबकि 1.40 करोड़ मजदूरों से ही काम हो सकता है। कंपनियां इस तरह काम कर रही है कि ज़मीन का कोई मालिक ना रहे, सब के सब मजदूर हो जाए। जैसा मोनसेंटो ने दूसरे देशों में किसानों से ज़मीन खरीद ली है और उनमें से 10% किसानों को मजदूर बनाकर रखा है। बाकी लोग बेरोजगार है। गरीबी नहीं, गरीब मिटाओ। भारत की 72 करोड़ आबादी कृषि पर टिकी हुई है। लगभग सभी राज्यों के किसानों की प्रतिमाह आय 5,500 रुपये है। किसानों को खाद में सब्सिडी लगभग 80,000 करोड़ रुपए की दी जाती है। कारपोरेट को टैक्स में रियायत अर्थात टैक्स माफ़ी हर साल 6 लाख करोड़ रुपए की जाती है। 3 कृषि कानून का मतलब गुलामी। तीनों कृषि कानून का मकसद मंडी व्यवस्था को खत्म करना तथा भारत के खाद्यान्नों को पूंजीपतियों के हाथ में देना। यह कानून तमाम कानूनी प्रक्रिया को खत्म करता है। न्यायपालिका की इस विषय में कोई भूमिका नहीं रह जाएगी। कोरोना की आड़ में किसानों की आंखों में सुआ भोंका तथा जनता को महंगाई का कटोरा तोहफे में दिया। मिस्टर अंबानी का कृषि भंडारण गोदाम कानून पास होने के कई साल पहले से बनाया जा रहा था। धोखा। आज खेती की हालत ऐसी है कि उसमें जीवन यापन कर पाना मुश्किल है। मेहनत किसान करता है, माला माल कोई और होता है। फसल बीमा के नाम पर कंपनियों को फ़ायदा दिया जा रहा है। सरकार किसान और मजदूरों पर विश्वास व्यापार संगठन की नीतियाँ थोपकर उनकी बर्बादी का खेल देखती है। किसान कर्ज में डूबता जाता है और अंत में फांसी का फंदा चूम लेता है। राजसत्ता बड़ी चालाकी से अंबानी, टाटा, कोका कोला आदि विशाल कंपनियों के साथ खड़ी है। किसानों की MSP धीरे धीरे खत्म करने के लिए 2001 से WTO की संधि पेपर पर साइन किए गए। दृढ़ संकल्पी जीतता है। ऐसा नहीं है कि समस्याओं का हल नहीं होता है, बस संगठित रूप से कमर कसकर खड़ा होने की देरी होती है। सन 2011 में न्यूयॉर्क के आसपास कंपनियों द्वारा 3,000 वर्ग मीटर जमीन कब्जा की गई। लोग एक एक करके खड़े होने लगे, जिससे ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट आंदोलन की शुरुआत हो गई। यह आंदोलन रूप बदलकर वित्तीय आतंकवाद व सरकारी नीतियों के खिलाफ इतना विशाल हो गया कि करीब 84 देशों में 9,000 शहरों में फैल गया। रोज सेज की सैया। सेज है न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी। सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के नाम पर अधिग्रहित खनिज संसाधनों की लूट, प्रदूषण तथा लोगों को जमीन से सदा के लिए मालिकाना हक से बेदखल करना। सन 2005 से आज तक सैकड़ों सेज भारत में बन गए हैं। हमने इतिहास से सबक नहीं लिया। सेज बनाकर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की नई कोठियाँ तैयार कर रहे हैं। इसके प्रावधान वही है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। मई 2012 तक 3 करोड़ 20 लाख हेक्टेयर के 8 करोड़ 20 लाख हेक्टेयर के बीच वैश्विक कृषि भूमि कारपोरेट के नियंत्रण में है। जमीन छीनने का कानून सन 2005 में सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने का कानून बना। 120 साल बाद सन 2014 में अंग्रेजों वाले कानून से और मजबूत नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू किया गया। भूमि अधिग्रहण का मतलब होता है कुदरती संसाधनों पर चलने वाली आजीविकाओं का विनाश। अभी तक लाखों एकड़ जमीन किसानों की छीनी जा चुकी है। वर्तमान में अधिकृत जमीन का 40 से 60% खाली पड़ा है। GM फसलें, GM जहर। भारत में GM जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज के नाम पर लोगों को जहर परोसा जा रहा है। इनके सारे दावे झूठ व चीटिंग करने वाले हैं।
बीते दशक में भारत के खाद्य उत्पादन में जो 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है वह देसी बीजों से हुई है, जिसमें इनका कोई योगदान नहीं है। रूस, इटली, चीन आदि देशों ने जीएम आनुवांशिक रूप से संशोधित बीज पर रोक लगा दी है। इसकी खेती करने वालों को 3 साल तक की सजा प्राविधान है। मोनसेंटो कंपनी ने लोगों का स्वास्थ्य खराब कर दिया। अमेरिका में 54% लोगों को प्रतिरक्षित रोग ऑटोइम्यून डिसीज है। हर 5 में से एक बच्चा किसी न किसी मानसिक अवसाद से ग्रस्त है। यह बच्चों की मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है। जीएम बीज व कोरोना वैक्सीन अब लोगों को एक साथ मारेगी। विकास का आतंक। यह कैसा विकास है कि 3/4 आबादी को बस केवल इतना ही दे रहा है वो ही कि वह किसी तरह जिंदा रह सके, तथा एमए और इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई पढ़े नौजवान चपरासी दीवान जैसी नौकरियों के लिए सैकड़ों की तादाद में लाइन में लगते हो। नोटबंदी बड़े उत्साह से किया गया, जिसके फायदे के तमाम पुल बांधे गए, लेकिन हकीकत में उल्टा हुआ। अफरा तफरी, भुखमरी व बेरोजगारी में अति वृद्धि हुई। भारत में रोजगारों की बुरी हालत तो थी ही, लेकिन नोटबंदी और जीएसटी ने इसमें बाढ़ सी ला दी है। बेरोजगारी सरकारें कंपनियों के इशारे पर तथा विश्व रोजगार संगठनों द्वारा प्रतिबंधित होकर कार्य करती है। फायदा तो उनका होता है और देश बेरोजगारी व कंगालियत की तरफ बढ़ जाता है। भारत के 15 से 30 साल के नौजवान आधे से ज़्यादा ना तो पढ़ाई में हैं, ना तो किसी रोजगार में हैं। पूंजीवादी देश में बहुत बड़े संकट पैदा करते रहते हैं। कंपनी के बड़े बड़े समूह देश दुनिया को एक कारखाने की तरह चलाना चाहते हैं। चीन इसी सिद्धांत से चल रहा है। जहां आए दिन प्रदूषण के लिए आंदोलन होते हैं, वुहान चीन इस आंदोलन में बहुत आगे था। कोरोना का प्रोपेगेंडा फैलाकर उसे कुचल दिया गया। सबसे बड़ी गुप्त बात, दिखाना कुछ करना कुछ। देश में जब कोई बड़ा गुप्त षड्यंत्र करना होता है तो जनता को किसी न किसी मुद्दों पर उलझा कर रखा जाता है, जिससे जनता का ध्यान उधर ना जाए। सामाजिक कार्यकर्ताओं, एक्टिविस्ट को भी कोई न कोई फालतू मुद्दों पर भड़काया जाता है, जैसे कोरोना षड्यंत्र के लिए तबलीगी जमात, चीन भारत युद्ध, सुशांत सिंह राजपूत हत्या आदि। राष्ट्रवाद पैदा करके वोट बैंक प्राप्त करने के लिए पुलवामा, पठानकोट, सर्जिकल स्ट्राइक आदि का निर्माण करना। कोरोना काल में बड़ी कमाई। ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में मार्च में दिसंबर 2020 तक दुनिया के 10 शीर्ष अरबपतियों की संपत्ति में $540 अरब का इजाफा हुआ एवं 100 भारतीय अरबपतियों की संपदा में 12.98 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई, जबकि 9.2 करोड़ लोगों को नौकरियां चली गई। मुकेश अंबानी की रकम उस समय 90 करोड़ रुपए प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ रही थी। पेज पलट गया दोस्तों। उस समय आम नागरिक बड़ी मुश्किल से 3,000 रुपया प्रति माह कमा पा रहा था। सोचा कभी, सत्य हमसे छुपा हुआ है। आधी सदी से बड़े पैमाने पर बीमारी करने और शोषण की वैश्विक नीति पर्दे के पीछे से चलाई जा रही है, जैसे जहरीली खाद, कीटनाशक दवा, एलोपैथिक टीकाकरण, पानी का फ्लोराइडेशन, जियो इंजीनियरिंग, जलवायु हस्तक्षेप आदि। किस शर्त पर कर्ज? भारत सरकार ने 2020 में आईएमएफ से $16 बिलियन का लोन लिया, जिसमें $5 बिलियन कोरोना के समय का है। वर्तमान में भारत ने कुल $560 बिलियन का कर्ज ले रखा है। कोई कर्ज लेने जाओ तो शर्त की बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट पर साइन करनी पड़ती है, जैसे स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा नहीं देंगे, विदेशी कंपनियों को सस्ते में जमीन उपलब्ध कराएंगे, उनका टैक्स माफ करेंगे आदि। जनता की आवाज़। वैक्सीन को अनिवार्य करके हम सभी पर थोपा जा रहा है। हम विज्ञान का आचरण कर सकते हैं, परंतु विज्ञान को वेश्या की तरह उपयोग नहीं कर सकते, जो आज हो रहा है। ये डॉक्टर शिवा यदुरई, ईमेल आविष्कारक, अमेरिकन सीनेट सदस्य की बात है। ये
है ना। ये जनता में उन्होंने ये बातों को डाला है कि वैक्सीन को अनिवार्य करके हम सभी पर थोपा जा रहा है। हम विज्ञान को आचरण कर सकते हैं, परंतु विज्ञान को वैसे की तरह उपयोग नहीं कर सकते जो आज हो रहा है। ये डॉक्टर शिवा यदुरई ने बोला हुआ है, ठीक है। उदारीकरण की प्रक्रिया हमें गुलामी की ओर ले जा रही है। विकास करना है तो हमें अपने तमाम बाज़ारों को विदेशी कंपनियों के लिए बंद कर देना चाहिए। हम विश्व से जब तक कटेंगे नहीं तब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे। विकास की पहली कसौटी है आत्मनिर्भरता। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, मार्क्सवादी चिंतक व उपन्यासकार। दोस्तों देखो, बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है। चलिए हम लास्ट में बात करेंगे समाधान पे। हमारे पास संसाधनों का भंडार है, विशाल श्रम शक्ति है और करोड़ों नौजवानों की काबिलियत है। भारत को शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। अक्षय जैन, संपादक, दाल रोटी। भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। गाँव ही उजड़ गए तो भारत नहीं रहेगा। गाँव का नाश होगा तो हिंदुस्तान का नाश होगा। ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। हमें सरकार नहीं, व्यवस्था बदलनी होगी। इसके लिए हम सबको ही सड़कों पर उतरना होगा और इस सड़ी गड़ी व्यवस्था को जड़ मूल से समाप्त करना होगा। दोस्तों ये राजीव दीक्षित जी ने कहा हुआ है और राजीव दीक्षित को काफ़ी सारे लोग यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। देश में किसी भी नीति का निर्धारण मुख्य धारा के राजनीतिक दल अपने विदेशी संप्रभुत्व की मंशा के अनुरूप ही करते हैं, जिसमें देश एक बाजार बनकर रह गया है। अब हमारा दायित्व हो जाता है कि हम ऐसी व्यवस्था और दर्शन देश के समक्ष प्रस्तुत करें जो भारतीय राजनीति की वर्तमान कुव्यवस्था का ठीक उत्तर हो। के.एन. गोविंदाचार्य ने कहा है, ये बहुत अच्छी बात कही है कि देश में किसी भी नीति का निर्धारण मुख्य धारा के राजनीतिक दल अपने विदेशी संप्रभुत्व की मंशा के अनुरूप ही करते हैं। सही बात है, जिसमें देश एक बाजार बनकर रह गया है। अब हमारा दायित्व हो जाता है कि हम एक ऐसी व्यवस्था और दर्शन देश के समक्ष प्रस्तुत करें जो भारतीय राजनीति की वर्तमान कुव्यवस्था का ठीक उत्तर हो। दोस्तों ये सब जो चीज़ें, दर्शन चाहिए आपको, व्यवस्था चाहिए, है ना, तो राजनीति चाहिए वर्तमान में कैसी होना चाहिए, इन सब का उत्तर है, ठीक है। हम बात करेंगे इस पर। शासक की हैवानियत, तानाशाह का माफिया राज, वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री की तानाशाही भारत सहित पूरी दुनिया देख रही है। इसके पहले गुजरात की जनता इनके माफिया राज को देख चुकी है। बर्बरता की पाप गाथा, मीडिया की काली करतूतें व राष्ट्रद्रोह उजागर हो चुकी है। किसान आंदोलन के लिए वैसा ही जहर उगला है जैसे भारत के धर्मगुरु बाबा राम रहीम या और संतों के लिए उगला था। जैसे 3 किसान बिल के पीछे कंपनियों का हाथ है, वैसे ही इन संतों के पीछे भी ईसाइयत व कंपनियों का हाथ है। आज ईसाइयत की असलियत को कौन नहीं जानता। जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस की पाप गाथा उजागर हो चुकी है। सोनिया की साजिश व बर्बरता को पूरा भारत जानता है। लोग कहते हैं कि वर्तमान में राहुल की रावण लीला चालू है। क्या नेता मारे जाएंगे? गोरे अंग्रेजों ने कानूनन भारतीय इंडियन संविधान की संधियों के तहत काले अंग्रेजों को सत्ता का हस्तांतरण किया है, जिसे लोग धोखे में आज़ादी बोलते हैं। भारतीय दंड संहिता IPCR धाराओं को सन 1840 में मैकाले ने ड्राफ्ट किया था ताकि भारत को सदा के लिए गुलाम बनाया जा सके, भले ही शासक काले अंग्रेज बने। जिस संविधान को भीमराव अम्बेडकर जलाने को कहते थे वही उनके नाम से प्रचारित किया जाता है। राजनीतिक पार्टियों का चंदा RTI के दायरे में नहीं आता। भारत की 102 बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी इच्छानुसार सरकार बनाने के लिए मीडिया व EVM की हेराफेरी में पैसा लगाती है। बाबा जय गुरुदेव ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि वैचारिक क्रांति में सारी जनता सड़क पर आ जाएगी। इसको कोई रोक नहीं सकता। लगता है वह समय अब आ गया। व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत। पर्दे के पीछे भारत में आज भी अंग्रेजियत चल रही है। राज्य व्यवस्था वही की है। ब्रिटिश अधिकारी पर्दे
अधिकारी चले गए, सिर्फ व्यवस्थापक बदले हैं, लेकिन पर्दे के पीछे और भी अधिक मजबूत हाथों से बाहरी सत्ता खड़ी है। सरकार बदलने से भारत का कभी भी भला नहीं हो सकता। आज़ादी के बाद जिस तरह समाजवाद के नाम पर सरकारवाद को थोप दिया गया, उसी तरह उदारवाद के नाम पर पूंजीवाद को थोपा गया है, जहां आम आदमी ना हक सुरक्षित है न हित। वैश्वीकरण के दौर में भारतीय काले अंग्रेजों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और ले रहे हैं। चुनौती राष्ट्रीय हित की बलि देकर विश्व व्यापार संगठन आदि चलाने की जिम्मेदारी अपनी नहीं है। राजनीतिक दलों की सुधार की अपेक्षा छोड़कर हमें वैकल्पिक सत्ता संचालन पर विचार करना होगा। हमें वर्तमान चुनाव प्रणाली को भी चुनौती देनी होगी। भारत के उज्जवल भविष्य की गारंटी यहाँ की सज्जन शक्ति है, जो पूरे मनोयोग से इस निर्माण कार्य में लगी हुई है। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई राजनीतिक या आर्थिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि जीवन लक्ष्य, जीवन दर्शन और जीवन मूल्य का समेकित परंपरा के स्तर पर ही लड़ना होगा। वैश्विक चकाचौंध से भी हमें हटना होगा। जिला हमारी दुनिया, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई जिलों को केंद्र में रखकर लड़नी होगी। हमारा जिला हमारी दुनिया का नारा हर इंसान के ज़हन में गूंजना होगा। इसमें सबको भोजन, सबको काम सहज, स्वाभाविक समाहित है। ऐसा प्रयास हो कि जिला 80 से 85% ज़रूरतों को स्वयं पूरा करे। यही तो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज का सपना था। भारत का खान पान, मकान, व्यवस्थाएं आदि भारत की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, सामाजिक व पारिवारिक ढांचा के अनुसार होना चाहिए। यही स्वस्थ, सुखी व सम्मानित जीवन का आधार बनेगा। पुस्तक एंड हो चुकी है दोस्तों। अब बात करते हैं आपके जो भी विचार है ना व्यक्त करना चाहते हैं आप लोग जो है यहाँ पे भी पुस्तक के यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे क्लिक करके आप अपने विचार व्यक्त करना। मैंने भी अपने कुछ विचार यहाँ व्यक्त किए थे, पर पता नहीं वो क्यों नहीं अपलोड हो रहे थे। मैं ट्राई करके देख लेता हूँ अभी यहाँ पर। आप लोगों के जो भी विचार है दोस्तों कमेंट्स में करें, अपने नाम और नंबर सहित करें, ताकि मैं आप लोगों को एक समाधान पे मैं आपको पूरा डिटेलिंग दे पाऊँ, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करिएगा, कमेंट्स करिएगा, अपना नंबर भी कमेंट्स कर दीजिएगा, और आप मेरा नंबर शो कर लीजिएगा और आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द आपको उसके बारे में जानकारी दे पाएँ, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे ये सब दिया हुआ है ना। मैंने अपना कुछ विचार व्यक्त किया था बार बार, वो हुआ कि नहीं हुआ मैं देख लेता हूँ ना। वो हो क्यों नहीं रहा, मुझे भी नहीं आ रहा इसमें जो कमेंट्स करना ना, मुझे भी नहीं आ रहा है। लोड मोर टॉपिक बोल रहा है, मैंने कमेंट्स तो किया था मैंने, पर मेरा तो अभी तक आया नहीं है ना। आप लोग भी इस पर अगर कमेंट्स करना आ जाए तो मुझे बताना कैसे क्या करना है, फिर मैं करूँगा। मुझे तो नहीं आया दोस्तों, मैंने कई बार ट्राई भी किया है ना, यहाँ पे नहीं हो रहा है। चलिए, तो ये अभी था है ना। अब हम चलते हैं पीछे की ओर और आगे हम बात करेंगे, महत्वपूर्ण बात करेंगे। सर्वसहमति से देश की जनता की यह पुस्तक जनहित में जारी है। कोई भी छपवा कर बांट सकता है। यह देश का सेवा कार्य कोई भी कर सकता है। पक्का देशभक्त देश हित में ज़रूर करेगा, हमें यह विश्वास है। पुस्तक की PDF फाइल भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो जागो रे सब जागो, शासक है शैतान, लेगा धन दौलत और वैक्सीन से प्राण। क्या कोरोना वैक्सीन से होगी मौत? पोलियो वैक्सीन से 1 करोड़ लोगों को कैंसर लोगों को मार कर कौन कम करना चाहता है जनसंख्या? दोस्तों ये वाले पॉइंट तो मैंने पढ़ ही दी है आपको, जो कि सामने पढ़े थे। अब हम बात करते हैं सर्वसहमति से देश की जनता। यह पुस्तक जनहित में जारी है। कोई भी छपवाकर अथवा मांगवाकर बांट सकता है। यह देश का सेवा कार्य कोई भी कर सकता है। पक्का देशभक्त देश में जरूर करेगा, हमें यह विश्वास है। All legal proceeding shall be subject to the jurisdiction of the court in New Delhi। संस्कृति रक्षक संघ आध्यात्मिक भारत निर्माण ना, मुख्यालय शास्त्री नगर दिल्ली, ये है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, बहुत बढ़िया इन्होंने लिखा हुआ है। अब दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी एक यूट्यूबर है दोस्तों, तो यूट्यूबर है तो आप इसकी ऑडियो बुक बनाएं,
है ना। अपने विचार भी आप रखें और मुझसे भी ज़रूर कांटेक्ट करें, ठीक है, ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा बात पहुँचे और फिर हम बात करेंगे समाधान की, है ना। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, शासन और शासक भ्रमित मानव प्रवृत्ति की उपज है। अतः शासक विचारक नहीं हो सकता और समाधान और विचारक शासक नहीं हो सकता। विचारक सदा सदा व्यवस्था का पोषक है, शासक सदा सदा व्यवस्था का शोषक है। अतः विचारक मतलब व्यवस्थापक शासक नहीं तथा शासक कभी विचारक नहीं हो सकता। तो दोस्तों यहाँ पे ये कहने की बात है, मैं सिंपल तरीके बताता हूँ कि जो अभी हम मानव परंपरा में अभी हम मानव तो बन चुके हैं, पर जीव चेतना की परंपरा हमारे अंदर है, प्रवृत्ति वही है, प्रीत लाभ की, शोषण करने की, भय आहार निद्रा भय मैथुन की, ठीक है ना। तो हम इससे ऊपर उठ के कैसे जी सकते हैं, है ना, इस पे मैं बात करना चाहूँगा। हमें एक पहले तो मानव चेतना में आना होगा। जब हम मानव चेतना में आएंगे तो हम समझ पाएंगे, अपनी समझ को पूरा कर पाएंगे। अभी जीव चेतना से हम लोग मानव चेतना में नहीं आए, सिर्फ शरीर आया है, और जो हमारी चेतना है, जो आत्मा है, जो मन है, जो बुद्धि है, वो वहीं तक ही सीमित है ना। तो हमें उसको बढ़ाने के लिए क्या समझदारी बढ़ानी पड़ेगी, पूरी व्यवस्था को समझना होगा, प्रकृति को, मानव को, पदार्थ को, ठीक है ना, और इस सब चीज़ों को समझना होगा। तो इसको समझने के लिए दोस्तों देखिए, मैं आपको, है ना, यहाँ पे मैंने आपको मेरा यूट्यूब चैनल का जो है ना, लिंक भी दिया है, प्ले लिस्ट दी है। इस प्ले लिस्ट से आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कुछ एक मानव चेतना विकास केंद्र MCVK है, उसकी वीडियोस को सुनिए, समझिए, क्योंकि जब तक आप मानव नहीं बनोगे तो आपको पूरी समस्या का समाधान मिलेगा नहीं, ठीक है ना। और ये विकल्प की ज़रूरत क्यों है, ये वीडियो भी आप देख लीजिएगा, और भी जो प्ले लिस्ट बनी है उसको ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं मानव चेतना विकास केंद्र में अध्ययन अभ्यासरत हूँ और समाधान संबंधियों सुख और खुशहाली के साथ जीने में मस्त हूँ दोस्तों। मतलब हम मानसिक तरीके से समाधान में हैं और वैसा जीने का प्रयास कर रहे हैं, छोटा सा, है ना, जहाँ पे हम लोग अभी आगे हम बात करूँगा, उसके बारे में बताऊँगा मैं आपको, है ना। पर मैं बताऊँगा कि यहाँ पे कुछ वाक्य लिखा हुआ है, मैंने जो देखा है परंपरा पूर्णतः सड़ चुकी है, बेकार है, इसलिए इसमें सफ़र करने वालों को ये कुछ दे नहीं सकती, परंतु ये परंपरावादी इतना डिंग हाँकते हैं कि हम सब कुछ आपको तारने के लिए ही शुरू किए हैं, किंतु इससे तरता हुआ एक आदमी भी नहीं दिखा, बल्कि जो तारने वाला है वह भी उसमें डूबा ही दिखाई देता है। इस आधार पर मैं कहता हूँ कि परंपराएं सड़ चुकी है, सार्थकता का स्रोत है तो मनुष्य। मैंने अध्ययन किया है, हर मनुष्य कम से कम 51% से अधिक सार्थक ही है। मनुष्य सुधर सकता है, आवश्यक है मानवीय शिक्षा, मानवीय संस्कार, मानवीय व्यवस्था व मानवीय संविधान की। ये आदरणीय नागराज जी है जिन्होंने मानव पे शोध किया है, ठीक है ना। तो इन्होंने एक अनुसंधान किया है मानव चेतना का, जिसमें ये हर समस्या के स्थान पर समाधान आपको देते हैं, है ना। इसके काफ़ी सारे सेंटर्स भी चल रहे हैं, पर हम आपको मानव चेतना विकास केंद्र इंदौर सजेस्ट करूँगा मैं। और आप लोग मेरा ये ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको काफ़ी सारी सहूलियत मिलेगी, है ना। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ अपने तरफ से समाधान की। दोस्तों देखिए, जो मानव चेतना विकास केंद्र है इंदौर में, एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे मैं उस परिवार का हिस्सा भी हूँ मैं, ठीक है ना। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने अभी 8 महीने से ये सब चीज़ देखा, समझा और जिया भी उस चीज़ को। तो वाकई में दोस्तों एक निरंतर सुख की वहाँ पे निरंतरता बनी रहती है। व्यवस्था अभी बनने जा रही है। 2000 लोग ऐसे लोग चाहिए जो अपना पराया से ऊपर उठ के जी सके। मतलब पहले तो समझना होगा कि समझ को पूरा करना होगा। समझ को पूरा कर लेते हो तो 2000 नहीं, पूरी दुनिया समझेगी। इसको शिक्षा अनुसंधान विधि में लेके आने के लिए वहाँ पे अध्ययन अभ्यास होता है, ठीक है ना। आप लोग अपना खाने का खर्च उठा करके आपको जितना समझना है उतना आप वहाँ पे समझ सकते हैं। ज्ञान का कोई पैसा नहीं है वहाँ पर, रहने की व्यवस्था है आपके लिए, ठीक है। और आपको अभ्यास भी वहाँ पे करना होता है, बिगस अभ्यास के आप वहाँ पे पारंगत नहीं हो सकते हैं। फिर वैसी व्यवस्था के लिए आप चाहो तो वहाँ पे जियो, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी 2000 लोगों के लिए एक अच्छा सा व्यवस्था करा जा रहा है, ताकि उसको अध्ययन अभ्यास विधि में लेके आएंगे तो लोग जल्दी जल्दी इसको कॉपी करेंगे और ये सब दुनिया भर की समस्या से हम बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों समाधान ये है कि सबसे पहले हमें समझदार होना है, मानव चेतना में हमें आना है, ठीक है ना। मानव चेतना में आने के बाद में हम मतलब मानव चेतना में आने का मतलब सिंपल सा है कि समझदारी को आगे बढ़ाना है। आप लोगों को मैं अपना यूट्यूब चैनल में लेके चलता हूँ। यूट्यूब चैनल में मैंने ऐसी प्लेलिस्ट बना रखी है, और आप लोग भी जो है MCVK एक यूट्यूब चैनल है, उस पर जा कर के आप पूरे वीडियोस को देखिए, समझिए, सब्सक्राइब कीजिए
और हर संडे वहाँ पे आज का जो सेशन चलता है उसको भी आप ज्वाइन कीजिए, है ना। और मैं साल भर में 6 बार शिविर भी होते हैं, उस शिविर को भी अटेंड कीजिए, है ना। या फिर आप ऑनलाइन शिविर ले लीजिए और वैसा जीने अध्ययन अभ्यास के लिए आप सीधे वहाँ पर जा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मेरा ये यूट्यूब चैनल है ना, और मैंने अपने यूट्यूब चैनल में यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस सब्सक्राइब का बटन आएगा तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है ना। तो इस प्लेलिस्ट में ये सब दुनिया भर की समस्याओं के साथ में समाधान की कुछ वीडियो डाल रखे हैं, ठीक है ना। जैसे विकल्प अल्टरनेटिव, है ना, इसको सुनिए। मानव चेतना विकास केंद्र क्या है, इसको देखिए आप, ठीक है ना। और भी जो है मैंने यहाँ पे जैसे जीवन क्या समस्या का समाधान क्या है ना। जो लोग मतलब ये सब चीज़ों पे हम लोग जो बातें करते हैं, है ना, आप इसको सबसे पहले इम्पोर्टेंट है समाधान संबंधी खुशहाली के लिए मानव का परिचय शिविर, यहाँ से शिविर स्टार्ट कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, है ना। तो ये सब चीज़ों का आपको सुनना है, समझना है, तभी आप समझदारी से ही आप समाधान तक पहुँचेंगे और आप ऐसी व्यवस्था बना पाएंगे जहाँ पे हम अपना पराया से मुक्त जीते हैं, ठीक है। किसी प्रकार की कोई समस्या आपको समझ में नहीं आएगी, है ना। और आपके हर समाधान का समाधान यहाँ पे अजय दायमा चाचा जी है ये, है ना। ये आपको शिविर वगैरह लेते हैं और आपको वैसी व्यवस्था में जीते हुए एक ऐसे व्यक्ति है जिनको मैं देख रहा हूँ। पहले तो मुझे भी लगा यार ये सिर्फ बोलते बस है, जीते कि नहीं क्या मालूम, जाके तो देखूँ मैं। और मेरे लिए 1 महीना बहुत बड़ी बात थी, पर जब मैंने देखा इनको तो मुझे लगा यार ऐसी ज़िंदगी को हम अगर जिए जाए सुख से, समाधान से, समृद्धि के साथ में, समझते हुए, लोगों को समझदार करते हुए, है ना, तो आगे हमारे लिए बहुत आस्था आसान है और ऐसी परंपरा बन सकती है। तो मुझे दिल से लगता है कि हमें हमें जो है अपने लिए अपनी आवश्यकता को समझते हुए अगर हम वहाँ अध्ययन अभ्यास कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप अपनी आवश्यकता जहाँ जैसा देख रहे पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आप वहाँ पे कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों इस चैनल पे आप जाइए MCVK पे, है ना, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी शिविर होने वाले हैं, परिचय शिविर होने वाला है 11 से 17 मई को, आप इसका रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा इस नंबर पे, है ना। तो आपको मैं जो है और भी समय समय पे जानकारी देते रहूँगा, आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, है ना। और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अच्छा लगा ही होगा तो ना मेरे को आपको लाइक करने की बोलने की बात है ना शेयर करने की बात है ना। तो दोस्तों मैं काफ़ी बड़ा वीडियो बनाया हूँ, लगभग 1 घंटे का, है ना, पर मजबूरी है दोस्तों, क्योंकि मैं समाधान पे हूँ, मैं तो समाधान पे काम कर रहा हूँ, पर आप लोग जिस तरीके से समस्याओं पे उलझे हो, मैं चाहता हूँ कि समस्याओं से समाधान की तरफ कैसे पहुँचे। इसलिए मैं आपको कुछ वीडियो सीरीज लेके आने वाला हूँ कि लोग समाधान पे बात नहीं करके समस्याओं पे बात करके पैसे कमा रहे हैं, या वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना। पर दोस्तों मैं आपको बताऊँ, अगर आप लोग समस्या पे बात करोगे तो मैं तो पैसे कमाऊँगा, क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आई है, मैंने देखा यूट्यूब पे इतने सारे लोग इतना समस्या पे वीडियो डाल रहे हैं और उनकी समझ पूरी नहीं होने के कारण वो समाधान पे काम नहीं हो पाता है, तो लोग समस्याओं से बढ़िया पैसे कमा रहे हैं ना, प्रॉब्लम को पकड़ के अपना अपना काम कर रहे हैं दोस्तों, है ना। और दोस्तों मुझे कोई पैसा नहीं कमाना है, मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसा कमाना चाहता हूँ, और अधिक पैसा भी मेरे पास में आएगा तो मैं एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था में पैसा लगाना चाहता हूँ जहाँ पर हम लोग अपना पराये से ऊपर उठे के जी सके, मानव होकर जी सके, ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, ना ही शोषण करके, ना ही शासक बन के, ना ही मजदूर बन के, ना ही नौकर मालिक बन के। हम इससे ऊपर उठ के कैसे जी सके, एक परिवार से कैसे जी सके, एक विश्व परंपरा को कैसे बना पाए, ठीक है ना, हम अपने विश्वास को कैसे बढ़ा पाए, मानव होकर के मानवता को कैसे प्रमाणित कर पाए। इसके लिए मानवीय शिक्षा परंपरा में हमको समझना होगा, संविधान तक कैसे पहुँच पाए, ठीक है ना। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है ना। और हम कम से कम चाहते हैं कि 2000 लोग एक गांव बना करके ऐसी पूरी व्यवस्था को बना के हम दुनिया को दिखा पाए। नहीं तो लोग खुद देखेंगे, नहीं तो हम तो बेहतर तरीके से जी पाए। पहली आवश्यकता तो हमारी अपनी खुद की स्वयं की है कि हम ऐसे जी पाए ना। तो दोस्तों उसके लिए मैं तो ये अपना काम कर रहा हूँ, आप लोग देखो अपना काम करो, समझना हो तो फिर आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, ओके बाय, थैंक यू, गुड डे। मैं चाहता हूँ कि ये ज़रूर आपके लिए उपयोगी होगा, है ना। अगर आपकी समझ, अगर आपकी न्याय की दृष्टि बन गई होगी कि जीव चेतना क्या है, मानव चेतना क्या है, जब ये समझदारी पूरी होगी तो आप न्यायदर्शी होकर के देखिए, ठीक है। क्योंकि आप सभी लोग न्याय के याचक हैं, है ना, जन्म से जिज्ञासु है। समझिए कि क्या खेल चल क्या रहा है, ये समझना आपकी समझ के ऊपर ही डिपेंड करता है। मैं समझा दूंगा, कोई समझा देगा, ऐसा हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, ना आदर्शवाद आपको उतार पाएगा, ना ही भौतिकवाद आपको आगे बढ़ा पाएगा। दोस्तों एक सहअस्तित्ववाद है, मध्य दर्शन है, जिसको मैंने पूरा समझा हूँ और ज़िंदगी में उसको समझ के मैं सुखी हुआ हूँ और मेरी सुख की निरंतरता बनी हुई है ना। मैं किसी प्रकार के
दुख को मतलब अभी मैंने समझ पाया कि हर टाइप के जो दुख आते थे वो दुख नहीं थे, क्योंकि वो सुख का अभाव था, इसलिए वो दुख जैसा महसूस होता था। मैं ऐसी निरंतरता को मैं पाया हूँ मैंने ना। आप लोग भी समझिए, अगर आप लोगों को समझ में आए तो। चलिए दोस्तों, ओके बाय, थैंक यू, गुड डे। जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आप लोग कमेंट्स कीजिए, है ना। आप लोग अपना कमेंट्स आपके नाम के साथ में, नंबर के साथ में कीजिए, और आप लोगों को आगे क्या स्टेप लेना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, प्रमाण की तो मैंने बात करना भूल ही गया, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। प्रमाण ये है दोस्तों कि जैसा हम लोगों ने अपनी मानव परंपरा को समझा है वैसा हम जी रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जब तक आप समझदार नहीं होते तब तक समस्या दिखेगी, और जिस दिन आप समझदार हो जाओगे वैसी व्यवस्था को आप आगे बढ़ाने लग जाओगे। आप वैसी व्यवस्था को पोषित करोगे, ना ही आप खुद शोषित होगे, ना ही किसी को आप, ना ही आप शासन करोगे किसी पे, ना ही आप शोषित होंगे। तो दोस्तों ऐसी व्यवस्था बन चुकी है, आपको वहाँ तक पहुँच के समझने की आवश्यकता है। ऑनलाइन समझिए, वहाँ तक पहुँचिए और वैसा आप जीना प्रारंभ करिए। चाहे आप घर पे रहे, चाहे आप वहाँ पे रहे, है ना। पर वहाँ पे रह के अध्ययन अभ्यास तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ऐसा व्यक्ति का नहीं पकड़ पाए अपने जीवन में जो समझदार हो, जो वैसा जीता हो, है ना, जो ऐसा सुख से खुद की मतलब खुद को वैसा जी रहा है वो अपने आप में, और हम उसको नहीं समझ पाए। तो ये भी हमारी समझ का अधूरापन है ना। ज़िंदगी में दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति आपको ढूंढना ही होगा जो आपके हर प्रश्न का समाधान दे सके। मैंने तो ढूंढ लिया हूँ, मेरा काम हो चुका है। अब आप लोग देखिए, मैं इसी व्यवस्था में जी भी रहा हूँ, है ना। अब मैं अगर बाहर भी निकलता हूँ, अव्यवस्था में भी निकलता हूँ, तो जो जैसी व्यवस्था है उसको मैं वैसा देख पाता हूँ और मैं परेशान नहीं होता हूँ। कई लोग परेशान होकर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। कई लोग तो सुसाइड तक कर ले रहे हैं, क्योंकि उनको अपने आप के साथ में निभना नहीं आया, है ना। तो वो अपने परिवार के साथ नहीं निभ पाए, दूसरों के साथ निभ नहीं पाए, आइसोलेशन में चले गए हैं, सुसाइड कर लेते हैं, है ना। पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, कभी कुछ ना कुछ आहार में, निद्रा में, बह में, है ना, प्रेसिडेंट में सुख देखते रहते हैं, है ना। और या फिर बहुत ज़्यादा साधन जुटाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, पद, रूप, पद, बल, धन से सुखी होना चाहते हैं। तो दोस्तों इन सब से ऊपर उठ के कैसे जिया जा सकता है? क्या एक हम बहुत अच्छी व्यवस्था बना सकते हैं, है ना? क्या हम हर एक मानव को समझ सकते हैं, है ना? हर एक चीज़ का समाधान है ना। मानव चेतना विकास केंद्र में मैंने यहाँ से अध्ययन अभ्यास किया हूँ, कर रहा हूँ मैं। आप लोग भी चीज़ को समझिए, कॉन्टेक्ट कीजिए यहाँ पे भी, है ना, और मुझसे भी कॉन्टेक्ट कीजिए। आगे हम बढ़ते हैं, बात करेंगे फिर। धन्यवाद दोस्तों, है ना। नमस्ते।